गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका बीएड फर्स्ट ईयर आपका टॉपिक है ऊष्मा बजट। जैसा कि मैंने आपको सूर्यताप पहले पढ़ा चुकी हूँ, सूर्यताप पहले पढ़ाया था। सूर्यताप के बाद में सूर्यताप से ही रिलेटेड होता है ऊष्मा बजट, मतलब उसी के साथ आता है। अब ऊष्मा बजट होता क्या है? पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास को पार्थिव पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। मतलब पृथ्वी द्वारा प्राप्त, एक तरफ लिख देती नीचे, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा पार्थिव विकिरण ऊष्मा के ह्रास को ऊष्मा बजट कहते हैं। मतलब सूर्य से कई तरीके से ऊष्मा प्राप्त होती है और पार्थिव विकिरण द्वारा ये ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित कर ली जाती है पृथ्वी के द्वारा। तो ये पृथ्वी के द्वारा जब ऊष्मा अवशोषित करती है, वापस से पुनः यही विकिरण वापस से पुनः वायुमंडल में सूर्य की तरफ लौटता है। तो यही इसी चीज को ऊष्मा बजट कहते हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी से सीधा, अगर सूर्य से जितना भी ताप पृथ्वी पर पहुंच रहा है, जितनी भी ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंच रही है, अगर लगातार वो पृथ्वी पे ही बनी रहेगी तो क्या होगी, पृथ्वी अधिक से अधिक ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी ठंडी नहीं, गर्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब तो इसलिए जब पृथ्वी जितनी ऊष्मा वापस भेजती है या सूर्य से जितनी ऊष्मा आती है, उतनी की ऊष्मा कई सारे विकिरण, प्रकीर्ण या परावर्तन या अवशोषण के द्वारा वापस से पार्थिव विकिरण, मतलब पृथ्वी के विकिरण के द्वारा वापस से वायुमंडल में या सूर्य की तरफ पहुंच जाती है, नीचे नहीं रहती है। इसलिए पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। क्योंकि रीजन कारण क्या है, इसलिए यही कारण है कि पृथ्वी की ऊष्मा, सूर्य से जितनी भी ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो सारी की सारी पृथ्वी पे नहीं रहती है, पृथ्वी के द्वारा भी वापस वो पुनः वायुमंडल में लौटा दी जाती है और चली जाती है। इसी को ही ऊष्मा बजट कहते हैं, जिससे पृथ्वी का या ऊष्मा का संतुलन बना रहता है, जिससे के कारण पृथ्वी ना तो अधिक गर्म रहती है और न ही अधिक ठंडी रहती है। अब पृथ्वी का ऊष्मा बजट का जो दिया है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट भूगोल वेता GTT वार्ता ने बताया है। GTT वार्ता के अनुसार पृथ्वी का ऊष्मा बजट बताया गया है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो 100 इकाई होती है। मान लो सूर्य से जितनी भी ऊष्मा आती है वो कितनी ऊष्मा आती है, 100 इकाई में आ रही है। अब ये जो 100 इकाई का बांटा गया है कि इस तरीके से 100 इकाई में से ऊष्मा इतनी पृथ्वी पर पहुंचती है, इतनी वापस से पुनः लौटा दी जाती है। इसके अलग अलग भाग है। सबसे पहले पृथ्वी सूर्य से जो ऊष्मा आई है वो 100 इकाई के रूप में आई। 100 इकाई जब सबसे फर्स्ट भाग में पड़ती है, ऊष्मा बढ़ती है, तो यहाँ से ऊष्मा बढ़ना स्टार्ट होती है। तो पहली ऊष्मा 100 में से 35 इकाई जो बढ़ी, वो सीधे ही ऊपर ही वहाँ पर क्या हो गया, इसका परावर्तन या प्रकीर्ण हो गया। प्रकीर्ण मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य का रंग इंद्रधनुष का बनना या सूर्य का उदय और अस्त होते समय लाल होना और कई सारे तरह की क्रियाएं, तो ये क्रियाओं के द्वारा ही, ये क्रिया किसके द्वारा होती है, सूर्यताप की या ऊष्मा के द्वारा। तो जब ऊष्मा वातावरण में या ऊपर की तरफ रह जाती है तो 6 इकाइयाँ किसमें निकल जाती है, 35 में से ये 6 इकाइयाँ प्रकीर्ण के रूप में चली जाती है, प्रकीर्ण द्वारा अवशोषित हो जाती है। फिर परावर्तन। अब परावर्तन होता है किसके द्वारा, बादलों के द्वारा। बादलों का बनना या हम ये कह सकते हैं बारिश का होना। तो ये सारी चीजें ही किसके कारण होती है, परावर्तन के कारण। परावर्तन में जब ये किरणें कितनी अवशोषित हो जाती है, चली जाती है 27,
27 किरणें वापस से क्या हो जाती है, बादलों में के बनने में 27% वहाँ पर इकाई 27% निकल जाती है, और 2% निकल जाती है हिम क्षेत्रों के द्वारा। 2% हिम क्षेत्रों में बर्फ का बनना, पिघलना, इनके द्वारा पर्वतों का निर्माण होना, हिम क्षेत्रों के मतलब बर्फ के पर्वतों का निर्माण होना। तो इस तरीके से 2% इकाई कहाँ चली जाती है, 2 इकाइयाँ हिम क्षेत्रों में चली जाती है। तो 35 इकाई का टोटल तो यहीं पे निकल कर रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिबोर्ड कहते हैं। अंतरिक्ष में एलिबोर्ड कहते हैं। जैसे परतें बताई थी मैंने, परतों में सबसे ऊपर का जो अंतरिक्ष का हिस्सा था, मतलब ये जो चीजें होती है 35 इकाइयाँ, ये अंतरिक्ष में ही वही की वही ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा की किरणों के द्वारा अंतरिक्ष में ही रह जाती है। ये नीचे सूर्य ताप की किरणें, जो 35 सूर्य ताप की इकाइयाँ हैं, वो नीचे की तरफ नहीं आती है, ऊपर के ऊपर ही अंतरिक्ष में एलिबोर्ड बनाती है, पगडंड द्वारा, बादलों द्वारा और हिम क्षेत्रों द्वारा, जिसको एलिबोर्ड कहते हैं। अब बची 65 इकाइयाँ। 65 इकाइयों में से भी सेकंड जो भाग होता है, सेकंड एक भाग में 14 इकाइयाँ चली जाती है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है, क्योंकि उसके नीचे वायुमंडल आ जाता है। जब अंतरिक्ष में ऊपर 35 इकाइयाँ रह गई, अपना काम कर रही, एलिबोर्ड बना रही है, या धवलता, एलिबोर्ड को क्या कहते हैं, धवलता भी कहते हैं। एलिबोर्ड को क्या कहते हैं, धवलता। अब 14 इकाइयाँ आई, 14 इकाइयाँ सेकेंड पार्ट में 14 इकाइयाँ बची, 65 में से 14 निकल गई, जो किसके द्वारा अवशोषित होगी, वायुमंडल द्वारा अवशोषित जाती है। मतलब सूर्य की 14 जो ऊष्मा आती है, 14 इकाइयों के रूप में जो ऊष्मा आती है, वो वायुमंडलों द्वारा ही अवशोषित हो जाती है, वो नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ नहीं आती है। अब 14 में से बची 51 इकाइयाँ। कितनी बची थर्ड पार्ट में, 51 इकाइयाँ। अब 51 इकाइयों में से 17 इकाइयाँ तो विसरित विकिरण के रूप में होती हैं, मतलब 17 इकाइयाँ ऐसी होती है जो विकिरण या विसरित विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस से पुनः लौट जाती है। कभी कोई कार्य करती है, कभी कोई कार्य नहीं भी करती है। ये पुनः वापस से जैसे आती है सीधी, वैसे की वैसे ही चली जाती है किसी न किसी रूप में। अब 17 इकाइयों में से भी 34 जो ये 34 इकाइयाँ होती है, ये 34 इकाइयाँ अलग अलग तरीके से अपना रूप या अपने कार्य को करती हैं। 34 इकाइयाँ प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में होती हैं। प्रत्यक्ष विकिरण मतलब दिखता है कि हाँ, इस सूर्य की ऊष्मा से, जो सूर्य की ऊष्मा आ रही है, उससे ये प्रत्यक्ष विकिरण हो रहा है। तो 51 इकाई जो पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त हुई है, मतलब पृथ्वी की सतह पर ये क्या हुई है, सूर्य की ऊष्मा कितनी है, ये 51 इकाई है। ये 51 में से 17 इकाई विस्तृत विकिरण के रूप में आती है और 34 इकाइयाँ प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में आती है। अब इस 51 इकाइयों का भी क्या टोटल होता है, मतलब पृथ्वी के द्वारा जो प्राप्त होती है, पृथ्वी की सतह के द्वारा जो प्राप्त हुई है, पृथ्वी की सतह को प्राप्त हुई है, अब ये क्या होती है, पार्थिव विकिरण के रूप में वापस लौटा दी जाती है। किसको, अंतरिक्ष को वापस 51 इकाइयाँ वापस जाती हैं। कैसे जाती है, पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी सतह द्वारा खर्च करके वापस से ये पुनः खर्च तो हो जाती है ऊष्मा में 51%, 51 इकाई जो ऊष्मा के रूप में पृथ्वी को मिल रही है, लेकिन वो कोई ना कोई अपनी क्रिया करके वापस से पुनः खर्च होकर वापस से पुनः लौटा दी जाती है। तो कैसे लौटा दी जाती है 34 इकाइयाँ? 34 इकाइयाँ सबसे पहले बटी हुई होती है, 19 इकाई संघनन में खर्च होती है। संघनन की क्रिया हम ये कह सकते हैं बादलों का बनना या वाष्पोत्सर्जन होना, वाष्पीकरण होना, तापमान का अत्यधिक होना, तो ये संघनन के द्वारा 19 इकाइयाँ संघनन में खर्च होती है और संघनन में खर्च होकर ये यहीं पे खत्म हो जाती है संघनन की क्रिया के द्वारा। 9 इकाइयाँ या 9 भाग विषुवत संवहन, संवहन जो होता है 9 भागों में होता है, तो संवहन के द्वारा 9 भाग खर्च हो जाते हैं। 6 इकाइयाँ प्रभावी विकिरण के रूप में खर्च हो जाती है। जब ये 34 इकाइयाँ अपना कार्य करती है तो इसको कहते हैं 34 सौरिक विकिरण। 34 सौरिक विकिरण क्या कहते हैं, 34 सौरिक विकिरण, मतलब ये 34 जो इकाइयाँ होती है वो सौरिक विकिरण के रूप में हो जाती है। फिर 23 इकाई पृथ्वी से विसरित होती है, पृथ्वी से वापस से निकल जाती है। तो और बचती है फिर कितनी इकाइयाँ, 17 इकाइयाँ, जो 17 इकाइयाँ अंतरिक्ष विकिरण के रूप में शेष चली जाती है। तो इस तरीके से 51 इकाइयाँ पृथ्वी तक पहुँची, 51 इकाइयाँ 51% ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँची, पृथ्वी को प्राप्त हुई। पृथ्वी ने जो जो क्रिया करी उसको वापस से पार्थिव विकिरण के रूप में खर्च करके उसको वापस से वहीं की वहीं ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस से वो किरणें चली गई।
तो पार्थिव मतलब पृथ्वी की भी जितनी ऊष्मा होती है, पृथ्वी की भी जो कार्य करती है वो विकिरण के रूप में, ऊष्मा के रूप में वापस से अंतरिक्ष में चली जाती है। इसी कारण से पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रह पाती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जैसे हम देखते हैं कि सुबह के या शाम के समय पृथ्वी क्या होती जाती है, ठंडी होती है। तो और दिन के टाइम पे क्या होती है, अत्यधिक गर्म होती है, क्योंकि दिन के टाइम पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और लंबवत पड़ती। तो इस कारण से सूर्य क्या होता है, दिन में ज़्यादा अत्यधिक ताप मिलता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाती है। और शाम और सुबह के समय में क्या होता है, पृथ्वी की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से पृथ्वी क्या होती है, रात में ठंडी होकर वापस से अपनी ऊष्मा को पुनः वायुमंडल में भेज देती है। और पुनः जब वापस से चली जाती है ऊष्मा, उसके बाद में पृथ्वी का ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में पृथ्वी वापस से गर्म दिन में गर्म होने लग जाती है। तो जीटीटी वार्ता के अनुसार या ऊष्मा बजट जो जीटीटी वार्ता ने दिया है वो 100 इकाई के रूप में इस तरीके से बताया गया है। अगर हम पृथ्वी की ऊष्मा को या पृथ्वी के अगर ऊष्मा बजट या पृथ्वी की ऊष्मा अगर एक जगह पे नहीं टिकी रहती या थोड़ी सी भी कम ज़्यादा होती है तो क्या होता है, तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, मनुष्य के ऊपर पड़ेगा। फिर हम ये ले सकते हैं कि इसका बता सकते हैं कि वायुमंडल का जो बजट होता है, वायुमंडल जो बजट होता है वो होता है जो आती है वायुमंडल से आगत ऊष्मा होती है 48, जिसमें से 14 सौरिक विकिरण प्लस 34 बहिर्गामी पार्थिव विकिरण, ये तो आ रही है और वापस से ही जो लौटती है मतलब निर्गत ऊष्मा 48 ही होती है। जाती कैसे है, 14 वायुमंडल 6 प्रभावी विकिरण 9 विक्षोभ और 19 संघनन। वापस से किस रूप में जा रही है, 19 संघनन। इसी तरीके से पृथ्वी का ऊष्मा बजट होता है। पृथ्वी का आता है कि पृथ्वी पर जो आती है, पृथ्वी की आगत ऊष्मा, पृथ्वी की आगत ऊष्मा 51 आती है। इसमें से 17 विसरित होती है, जो मैंने अभी बताई थी, 17 विसरित प्लस 34 प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण। फिर निर्गत वापस जाती है, वापस ही वही पूरी उसमें जाएगी, कितनी जाएगी, सेम 9 विक्षोभ द्वारा 19 संघनन द्वारा और 23 पृथ्वी द्वारा। तो इस तरीके से पृथ्वी का ऊष्मा बजट प्रभावी होता है। वायुमंडल का ऊष्मा बजट आती है 48 और जाएगी भी वापस से 48, बट जाएगी जब अलग अलग रूपों में जाएगी और आती है जब अलग रूप में आती है। इस 51% जो पृथ्वी का होती है वो 17 विसरित होती है और 34 प्रत्यक्ष होती है। और जब जाती है वापस तो 9 विक्षोभ के द्वारा जाती है, 19 संघनन और 23 पृथ्वी के द्वारा जाती है। इससे रिलेटेड आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।